Hello guys, welcome to सुख समाज। I am तमन्ना मेहता, सुख समाज सेल्फ लर्निंग कोच। सो बच्चों, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए को देखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो नाइट्रोजीनस बेसिस है हमारे, जो नाइट्रोजीनस बेसिस है, इनकी पेयरिंग कैसे हो रही है, राइट। तो जो नाइट्रोजीनस बेसिस है, इनकी पेयरिंग कैसे हो रही है, हमें पता है कि दो टाइप ऑफ नाइट्रोजीनस बेसिस है। कौन कौन से होते हैं हमारे जो नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं? दे आर प्यूरीन्स एंड पिरामिडीन्स। सेकेंड वन आर पिरामिडीन्स, राइट। तो एक टाइप ऑफ नाइट्रोजीनस बेस होते हैं प्यूरीन्स एंड दूसरे टाइप ऑफ नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं पिरामिडीन्स। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क क्या है? जो प्यूरीन्स होते हैं वो टू रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, टू रिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो। जबकि जो पिरामिडीन होते हैं वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, या फिर वन रिंग बोल दो, या फिर सिंगल रिंग भी बोल सकते हो उसको आप, कि सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो पिरामिडीन्स होते हैं, राइट। तो अब हमने क्या देखा था कि प्यूरीन के केस में एडेनिन एंड गुआनिन आर गोइंग टू बी द नाइट्रोजीनस बेसिस, और पिरामिडीन के केस में क्या था? थायमिन एंड साइटोसिन। अभी हम सिर्फ बात डीएनए की कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं पे भी हम यूरासिल को कहीं पे भी काउंट नहीं करेंगे। कभी हम थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन इन पे ही स्टक रहेंगे, राइट। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, हमने बोला है कि टू रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है जो प्यूरिन का स्ट्रक्चर होता है। तो क्या वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा होगा? क्या वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है? राइट, वो ऐसा ही दिखता है। मतलब ये है हमारा एडेनिन। इन अ सिमिलर मैनर जो हमारा गुआनिन है, वो भी हमने बोला है कि टू रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है। तो क्या वो भी ऐसा विजिबल होता है? यस, अगेन इसमें तो कोई भी गलत बात नहीं है कि हमारा जो गुआनिन है वो भी टू रिंग स्ट्रक्चर है, बिकॉज वो प्यूरिन है। सिमिलर मैनर में अगर मैं पिरामिडीन की बात करूं, तो पिरामिडीन है जो उसका स्ट्रक्चर वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर मतलब कुछ इस टाइप का दिखता है वो, ये हमारा थायमीन हो गया, ठीक है। सिमिलर मैनर में जो हमारा साइटोसिन है वो कैसा दिखेगा? वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि हम लोग सिर्फ अभी डीएनए की बात कर रहे हैं, तो कहीं पे भी यूरासिल वगैरह को हमने कंफ्यूजन में नहीं लाना है, ओके। सो प्यूरिन हमारे पास दो है, एडेनिन एंड गुआनिन। सिमिलर मैनर में पिरामिडीन हमारे पास दो है, थायमीन एंड साइटोसिन। सो एडेनिन एंड थायमीन, इन दोनों की बॉन्डिंग होती है। और कौन सी बॉन्डिंग होती है? द बॉन्डिंग बिटवीन, यहाँ पे हम लोग लिख भी देते हैं, लीजिए स्टार मार्क लगा के लिख देते हैं कि द bonding between nitrogenous bases are hydrogen bonding. Okay, the bonding between the nitrogenous bases are hydrogen bonding. जो उनके बीच में बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अब एडेनिन और थायमीन, दे आर वेरी स्पेसिफिक। जो एडेनिन है वो जाके बाइंड किससे करेगा? थायमीन से ही करेगा, ओके। सिमिलर मैनर में जो हमारा गुआनिन है वो जाके बाइंड करेगा, वो जाके बाइंड हमारे साइटोसिन से ही करेगा, ओके। सो इस केस में क्या है? इस केस में क्या है कि जो एडेनिन जब हमारे थायमीन से बाइंड करेगा, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो डबल बॉन्ड होगा। मतलब एडेनिन एंड थायमीन जो ज्वाइन होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस की ज्वाइनिंग होती है वो डबल बॉन्ड के वे में होती है। एंड गुआनिन एंड साइटोसिन की ट्रिपल बॉन्ड होगी, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो ही रही है, पर यहाँ पे डबल बॉन्डिंग हो रही है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग हो रही है। ये भी बहुत स्पेसिफिक है कि एडेनिन की थायमीन के साथ ही होगी, गुआनिन की साइटोसिन के साथ ही होगी, जिसमें एडेनिन एंड गुआनिन है जो हमारे प्यूरीन्स हैं, एंड सिमिलर मैनर में साइटोसिन एंड थायमीन आर द पिरामिडीन, ओके। सो वेरी क्लियर। मोर ओवर हम लोगों को ये भी चीज पता है, अभी ये चीज हमने सारी कर ली, हमें ये भी चीज पता है कि लेट सपोज हमारे पास जो हम लोग बोले हैं कि जो हमारे पेयर्स होते हैं, जैसे हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये लीजिए हम एक बार लैडर के फॉर्म में इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 8 9 10। तो ये वन टर्न हो गया। अब इसमें क्या है? यहाँ पे नाइट्रोजीनस बेसिस तो पर जो हमारे बॉन्ड है ना, पर जो हमारी बेस पेयर है, बेस पेयरिंग कितनी है? 10 बेस पेयर है हमारे पास। बेस पेयर मतलब जहाँ पे बेसिस जो है हमारे पेयर कर रहे हैं, तो टोटल 10 बेस पेयर है। पर एक बेस पेयरिंग में कितने बेसेस इन्वॉल्व हैं? 2 बेसेस आर इन्वॉल्व इन वन बेस पेयर, ओके। So by 10 base pair we can calculate that 20 bases are involved in this. Very simple, right? I am repeating this thing again कि जैसे कि यहाँ पे हमारे वन टर्न में 10 बेस पेयरिंग है,
10 बेस पेयरिंग हो रखी है, मतलब 10 बॉन्ड्स बना रखे हैं दो बेस पेयर्स ने, मतलब दो हमारे बेसिस ने आपस में 10 बॉन्ड्स बना रखे हैं। ठीक है, तो 10 के केस में क्या है, एक बॉन्डिंग है जो वो दो नाइट्रोजिनस बेसिस में होगी, राइट, वो दो नाइट्रोजिनस बेसिस में होगी। तो वो दो जो दो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं वो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स टू बी बिकम 20 बेसिस, राइट, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स टू बिकम 20 बेसिस। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा जो मूविंग फॉरवर्ड, अब इस ये चीज हमें बहुत क्लियर हो चुकी है, तो अब इसके आगे हम लोग क्या देखते हैं, एक रूल होता है विच इज ऑल्सो विच इज नोन टू बी एज चार्गक्स रूल। ओके, दैट रूल इज नोन टू बी एज चार्गक्स रूल। अब इस रूल के अंदर क्या क्या स्टेटमेंट आती है, ठीक है, हम पहले जो बेसिक स्टेटमेंट है, पहली बात तो ये है, इट इज ओनली एप्लीकेबल इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इट इज only it is only applicable for double stranded DNA। ओके, सो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, ये अभी हमें पता चल जाएगा कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ही क्यों होती है। सबसे पहले रूल नंबर 1, हम रूल वाइज आते हैं, तो रूल नंबर 1 हमें क्या बोल रहा है। ओके, हम लोग ये देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट रूल है, हमारा फर्स्ट रूल क्या कह रहा है हमें, ठीक है, अब ये फर्स्ट रूल से हमें बहुत क्लियरली ये चीज पता चल जाएगी कि जो हमारा हमारे जो हम बोल रहे हैं कि ओनली एप्लीकेबल फॉर डबल स्टैंडर्ड है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट रूल है वो ये चीज बोल रहा है, वो कहता है कि द प्यूरीन्स विल बी इक्वल टू पिरामिडीन्स। purines will be equal to pyrimidines। okay, it means कि जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायमीन होंगे, जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, बिकॉज हमने अभी ऑलरेडी इसमें स्टडी किया पीछे कि एडेनिन विल ऑलवेज बाइंड विद थायमीन एंड ग्वानिन विल ऑलवेज बाइंड विद साइटोसिन। सो इस केस में क्या है कि जितने एडेनिन होंगे उतने थायमीन होंगे, क्योंकि अगर एडेनिन बाइंड ही सिर्फ थायमीन से कर रहा है तो जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायमीन होंगे। सिमिलर मैनर में जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे, ऑफ कोर्स जितने ही ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे, ये भी चीज हमें बहुत क्लियर है, राइट। तो अब उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, अब जैसे कि अगर मैं बोलूं कि हमारे पास 10 प्यूरीन्स हैं, अगर हमारे पास 10 प्यूरीन्स हैं, चाहे वो जितने भी हैं 10 प्यूरीन्स हैं, तो हमारे पास 10 ही पिरामिडीन्स होंगे, राइट, तो हमारे पास 10 ही पिरामिडीन्स होंगे। वेरी क्लियर, बहुत इजी है ये हमारा फर्स्ट रूल, तो मैं ये बोल रहा था। ठीक है, जबकि हमारा जो सेकंड रूल है वो हमें क्या बोल रहा था, जो सेकंड रूल है वो ये हमें चीज बोल रहा था कि द अमाउंट ऑफ एडेनिन प्रेजेंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थायमीन प्रेजेंट, right, the amount of adenine is equal to the amount of thymine present, and in a similar manner the amount of guanine is equal to the amount of cytosine। ओके, वेरी क्लियर, ये चीज भी हमें पता चल गई है कि द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थायमिन, इन अ सिमिलर मैनर अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज गोइंग टू बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन। ये चीज भी हमें पता चल गई है। तो क्या अब हम ये चीज इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जरूरी है कि अगर हमारे पास लेट सपोज हमारे पास जैसे 10 बेस पेयरिंग है, ठीक है, हमारे पास 10 बेस पेयरिंग है, तो क्या इस 10 बेस पेयरिंग में ये जरूरी है कि जो एडिनिन है वो भी 50 हो और ग्वानिन है वो भी 50 हो? क्या ये चीज जरूरी है? बिल्कुल ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, प्यूरीन 50 होना चाहिए और पिरामिडीन 50 होना चाहिए। टोटल तो ऐसे ही चलेगा ना कि प्यूरीन है और ये लीजिए ये हमारा पिरामिडीन है, ठीक है, तो इनकी जो रेशियो रहनी चाहिए ये हमारी 50:50 रहनी चाहिए, ये भी 50 और ये भी हमारी 50 रहनी चाहिए, राइट। तो ये चीज तो इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज का तो हम लोग ध्यान रखेंगे। बट क्या ये जरूरी है कि जितना एडेनिन होगा उतना ग्वानिन होगा? नहीं, क्योंकि एडेनिन इज स्पेसिफिक टू थायमिन, तो जितना एडेनिन होगा उतना थायमिन होगा, ये तो ठीक है, बट जितना ग्वानिन है और जितना एडेनिन है, यहाँ पे इसका कहीं पे भी हमारा कोई वो नहीं बन रहा है, हम कह सकते हैं हमारा बेस नहीं बन रहा है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है जितना एडेनिन है उतना ग्वानिन, हमें तो प्यूरिन चाहिए, तो प्यूरिन तो कुछ भी बन सकता है। सो इन दोनों रूल से हमने दो चीजें कैलकुलेट करी है, इन दोनों रूल से हम दो चीजों के कंक्लूजन पे आ रहे हैं, विच आर कि एडेनिन प्लस ग्वानिन
is to cytosine plus thiamine is equal to 1. What does this mean? Adenine and guanine जब और थायमीन एंड साइटोसिन इन दोनों का जो ये दोनों इक्वल किसके होंगे 1 के. व्हाट इट मींस इज कि जितने प्यूरीन्स होंगे, एडेनिन ग्वानिन क्या है प्यूरीन्स है, एंड साइटोसिन थायमीन क्या है पिरामिडीन्स है. तो हम क्या बोल रहे हैं कि जितने प्यूरीन्स होंगे उतने ही पिरामिडीन्स होंगे, पिरामिडीन होंगे. ठीक है, जितने प्यूरीन्स हैं उतने पिरामिडीन्स होंगे. तो ऑब्वियसली जो इनका आंसर आएगा वो 1 ही आएगा. सो दिस इज वेरी राइट. एंड हमने ये चीज एक्सप्लेन भी कर दिया कि जितने प्यूरीन्स होंगे उतने पिरामिडीन्स होंगे, बिकॉज दिस इज वेरी क्लियर कि प्यूरीन्स की जो बॉन्डिंग होगी वो पिरामिडीन्स के साथ ही होने वाली है. राइट, तो जितने प्यूरीन्स हैं उतने ही पिरामिडीन्स होंगे. और ये तो हमने पहली चीज कैलकुलेट की है यहाँ से. अब जो दूसरी चीज भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इसी चार्जर रूल से, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो हम लोग कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ adenine, the amount of adenine is not equal. This sign is representing not equal. So the amount of adenine is not equal to the amount of guanine. Okay, right. And moreover, इस चीज से हमें ये भी पता चल रहा है कि the amount of thiamine is not equal to the amount of cytosine. राइट, दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर. सिंपल सी बात है कि एडेनिन और थायमीन ने तो आपस में रिएक्ट करना है ना. तो अगर मैं इससे इसकी कैलकुलेशन पे जाऊंगी तो ये तो बोल रहे हैं जितना एडेनिन और थायमीन होंगे उतने ही ग्वानिन और साइटोसिन होंगे. इज दिस प्रैक्टिकली पॉसिबल? क्या ये चीज हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती है. जरूरी तो नहीं है कि जितने एडेनिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे. राइट, तो उस केस में क्या है कि जितने हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ग्वानिन, एंड इन अ सिमिलर मैनर द अमाउंट ऑफ थायमीन इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन. ओके, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर. तो अब इससे ये चीज तो हमें बहुत क्लियर हो गई है. तो यहाँ तक हमें ये पता चल गया कि नाइट्रोजिनस बेसिस किसके कौन से रूल के बेसिस पे बाइंड कर रहे हैं, जो उनकी बाइंडिंग है कौन से रूल के बेसिस पे हो रही है. तो अब हम आगे जो स्टडी करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है मेन, वो है पैकेजिंग. Packaging of what? Packaging of DNA. Packaging of DNA is a very important. ये हम देखते हैं कि ये क्यों important है. ठीक है, और इससे पहले हाँ सच हमें ये चीज भी देखनी चाहिए, जैसे कि हमने बोला था, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमें पता चल जाएगा कि क्यों डबल स्ट्रैंडेड पे ही एप्लीकेबल हो गया. रीजन बिहाइंड बॉन्डिंग दिखा रहे हैं, एडेनिन की थायमीन के साथ होगी, साइटोसिन की ग्वानिन के साथ होगी, या ग्वानिन की साइटोसिन के साथ होगी, वाइसा वर्सा. तो इस केस में अगर 2 स्ट्रैंड्स होंगे तो ही बॉन्डिंग होगी. सिंगल स्ट्रैंड के आपस में बॉन्डिंग क्या करवा दोगे? तो उस केस में क्या है कि उस केस में डबल स्ट्रैंडेड ऑटोमेटिकली, जो डबल स्ट्रैंडेड हमें डबल स्ट्रैंडेड चाहिए, तो डबल स्ट्रैंडेड के लिए ही ये रूल एप्लीकेबल होता है, बिकॉज इसमें ऑटोमेटिकली हमें डबल स्ट्रैंडेड चाहिए ही चाहिए. ओके, नाउ द पैकेजिंग ऑफ डीएनए, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे द पैकेजिंग ऑफ डीएनए. तो अब हमने देखना है कि डीएनए को कैसे पैक किया जाए. तो डीएनए को पैक किसमें करना है? डीएनए को कैसे पैक करना है हमने? क्रोमोसोम में. ठीक है, क्रोमोसोम में कैसे पैक करना है. तो सबसे पहले तो हम एक बार आपको स्ट्रक्चर कह रही हूँ, आपको एक लेंथ का आइडिया दे देते हैं. जो क्रोमोसोम होता है ना, जो क्रोमोसोम होता है हमारा, उसकी लेंथ जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर्स होती है. जो क्रोमोसोम की लेंथ होती है वो 2.2 मीटर्स होती है. मोर ओवर जो हमारी न्यूक्लियस का साइज होता है, जो हमारा न्यूक्लियस का साइज होता है वो कितना होता है? 10⁶ मीटर होता है. तो आप सोच लीजिए क्रोमोसोम कितना बड़ा है, विच इज 2.2 मीटर, एंड एट द सेम टाइम जो हमारा न्यूक्लियस का साइज है दैट इज 10⁻⁻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 ⁻
साइज है जो पैक करना है या जिसमें पैक करना है वो कितना कितना लार्ज या कितना वेरी कर रहा है। ओके, मोर ओवर जो चीजें हमें बेसिक पता भी होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए हमें कि डीएनए जो है, जो ऑलरेडी ये चीजें पता होती है स्टूडेंट्स को बहुत इजीली, कि डीएनए इज अ एसिडिक मॉलिक्यूल। ये भी हम लोगों को पता होता है कि डीएनए इज अ एसिडिक मॉलिक्यूल। ओके, अगर नहीं भी पता तो अब हमें पता चल गया कि डीएनए इज अ एसिडिक मॉलिक्यूल। ओके, अब ये चीज हम नहीं भूलेंगे। तो अब हमें क्या, अब हमें करना है रैप डीएनए को। तो अगर डीएनए एक एसिडिक मॉलिक्यूल है तो क्या मैं एक बेस के ऊपर, क्या मैं कोई से भी बेस के ऊपर डीएनए को पैक कर सकती हूँ, ऐसे ऐसे करके, जैसे भी करके हम पैक कर सकते हैं किसी बेस के ऊपर। ऑब्वियसली अगर वो एसिडिक के नेचर है तो बेसिक क्या रहेगा, उसको बांध के रखेगा एंड टाइटली पैक करके रखेगा। तो ऑब्वियसली अब इस केस में क्या हो रहा है,
इस केस में क्या हो रहा है, वी नो डीएनए इज अ, यहाँ पे लिख लेते हैं, वी नो डीएनए इज अ एसिडिक मॉलिक्यूल, राइट, डीएनए इज अ एसिडिक मॉलिक्यूल। तो अब हम इसकी पैकिंग जो करेंगे, अब यहाँ पे लिख भी देते हैं, जो इसकी पैकिंग करेंगे वो बेसिक मॉलिक्यूल पे करेंगे, विल पैक इट ऑन बेसिक मॉलिक्यूल, right, we are going to pack it on basic molecule. So basic molecule यहाँ पे कौन सा होगा, basic molecule is going to be histone protein, okay, histone protein is going to be the basic molecule, okay, अब histone protein is going to be the basic molecule, तो histone protein के ऊपर हम इसको bind करेंगे, very clear, right, it is very clear। तो अब क्या है, इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर हमारी बाइंडिंग होने वाली है, ये चीज भी हमें याद रखनी है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हिस्टोन के ऊपर बाइंडिंग होती है, ठीक है। अब अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूं, हम बेसिक से ही चलते हैं, प्रोटीन्स की बात कर ली, प्रोटीन्स क्या होती है, अमाइनो एसिड्स की बनी होती है, अमाइनो एसिड्स, तो अमाइनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, हमारे एसिडिक अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, हमारे बेसिक अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, हमारे कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, राइट। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, हमने हिस्टोन प्रोटीन बोला है, हिस्टोन प्रोटीन इज बेसिक इन नेचर, तो बेसिक अमाइनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन द केस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, राइट, वेरी क्लियर। तब उसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि जो अब हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, इसमें हमारे दो बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, इसके अंदर हमारे दो बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, दो बेसिक अमीनो एसिड्स, उनके नेम्स भी हम लोग कर लेते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार हमसे ये क्वेश्चन हो जाता है कि दो बेसिक अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं, दे आर लाइसीन and arginine, okay, these are the two basic amino acids which are involved in the basic protein structure of histone, ओके, सो वेरी क्लियर अप टू दिस। अब हम ये भी देख सकते हैं कि अब हमें ये भी पता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा हिस्टोन है आगे कितने टाइप का है, इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो कितने टाइप की है, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है H1 हिस्टोन, हमारे पास है H2 हिस्टोन, हमारे पास है H2B हिस्टोन, यहाँ पे H2A हिस्टोन, and another is H2B हिस्टोन, another is H3 हिस्टोन, another is H4 हिस्टोन। हमारे पास टोटल 5 टाइप ऑफ हिस्टोन्स आर प्रेजेंट, ओके। among that अब क्या होगा, हमारे पास एक बेसिक सा हिस्टोन है, अब ये हमारा लेट सपोज ये हिस्टोन है, तो इसके ऊपर जो है वो पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग किसकी होगी, हमारे डीएनए की, विच इज एसिडिक इन नेचर, तो उसकी पैकेजिंग होगी। तो अब हो क्या रहा है कि हमारा जो प्रोटीन है ना, जो सॉरी जो हमारा डीएनए है ना, वो कुछ इस फॉर्म में कंडेंस सा होकर हमारा ऐसे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर बना दिया उसने, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, उसने हमारा पूरा मतलब इसको ऐसे रोल रोल करके कर दिया। अब जो तो हिस्टोन के साथ, जो तो हिस्टोन के ऊपर, ये सारे हिस्टोन्स दे ऑल आर इन्वॉल्व्ड, ओके, सो जो तो हिस्टोन के ऊपर ये बाइंडिंग हो रही है, दैट इज बाइंडिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, ये चीज तो हमारी हो गई। अब अगर हम वैसे बात करें, हमें ये चीज भी पता होनी चाहिए, जैसे अभी ये देख लिया हमने कि हिस्टोन के ऊपर ये होता है, एक बार हिस्टोन का स्ट्रक्चर भी देख ले, ये ऑक्टामर होता है, ऑक्टामर होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, मैंने कह दिया बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ऐसे हमारे दो स्ट्रैंड्स की ऐसे बाइंड मतलब हम बोल सकते हैं कि पैकेजिंग हो जाएगी, तो इट इज अ ऑक्टामर, ओके, इट इज ऑक्टामर इन नेचर। तो अब उसके बाद हमें एक और चीज पता होनी चाहिए कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ये सारी जो हमारी डेफिनेशंस हैं, या ये जो भी हमारी सारी टर्म्स हैं, दे आर रिलेटेड टू पैकेजिंग ओनली। तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोसोम इट हैव डीएनए, it have DNA and histone. DNA and histone is present in the case of nucleosome. Okay, very clear. अब जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना रहा है कि कुछ यहाँ पे थ्रेड था, यहाँ पे पैक हो गया, फिर थोड़ा थ्रेड छोड़ा, फिर दूसरे स्टोन पे पैक हो गया, फिर थोड़ा थ्रेड छूट गया, फिर तीसरे स्टोन पे पैक हो गया, ऐसे करते करते हमारे पास यहाँ पे पैकेजिंग हो गई है हमारी पैकेजिंग। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है, ये जो सारा स्ट्रक्चर है, दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि द कंप्लीट स्ट्रक्चर, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर is called as chromatin, okay, this complete structure is known as chromatin, okay, it is like bead, okay, अब मैंने यहाँ पे बताया आपको, it is like bead जैसा ही दिख रहा है, एक माला है उसके अंदर बीड्स है, ऐसे ही कुछ दिख रहा है। तो अब ये कह रहे हैं
जोन सा, तो अब देखिए यहाँ पे डीएनए रैप है, यहाँ पे डीएनए रैप है, यहाँ पे डीएनए रैप है। जोन सा ये वाला पोर्शन है डीएनए का, ये वाला जो डीएनए है विच इज नॉट पैक्ड विद हिस्टोन, दैट इज द लिंकर डीएनए। अब हमें ये भी पता चल गया कि लिंकर डीएनए कौन सा होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं हम इसकी डेफिनेशन में। ओके, व्हाट इज लिंकर डीएनए? लिंकर डीएनए क्या होता है? लिंकर डीएनए इज द डीएनए, it is the DNA which is not wrapped on histone। सिंपल सी बात है, हिस्टोन के ऊपर जो रैप नहीं है, जो फ्री वाला है, उसको हम लिंकर डीएनए कहेंगे। ठीक है, और जो ये लिंकर डीएनए होता है दैट इज अटैच्ड विद H1 हिस्टोन। ओके, दैट इज अटैच्ड विद H1 हिस्टोन, इज अटैच्ड विद दिस, अटैच्ड टू लिंकर डीएनए, राइट। जो मतलब फ्री है, उसके साथ हमारा जो H1 है वो जाके जो वो H1 हिस्टोन है वो जाके हमारा बाइंड कर देगा। ओके, तो अब क्या है, क्रोमेटिन है जो वो फोल्ड हो जाता है, क्रोमेटिन गेट्स फोल्ड। हमने देख लिया क्रोमेटिन स्ट्रक्चर कौन सा है, हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख रहे हैं हम लोग कि जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन इज फोल्डेड टू गो इन क्रोमोसोम। जरा एक बार स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं क्रोमोसोम का। तो यहाँ पे ड्रॉ कर, दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर। हमने थोड़ा सा रफ सा स्ट्रक्चर बना लिया है। तो अब क्या है, क्रोमेटिन फोल्ड होएगा, फोल्ड होकर क्या होगा, फोल्ड होकर वो क्रोमोसोम में जाने की कोशिश करेगा इन दिस मैनर। ओके, देखो ऐसे इस मैनर में। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज है, जो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन होता है। ठीक है, वो जाकर हमारा इसको हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर पैक करवाएगा, क्रोमेटिन के ऊपर फोल्ड करवाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसका, ये किस तरीके से ये फोल्ड होगा, क्या होगा, है ना। हमें बीड लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। अब हमने इसको क्रोमोसोम में डालना। अब क्या होगा कि जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन गोज एंड रैप क्रोमेटिन गोज एंड रैप अराउंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जो क्रोमेटिन है वो जाता है और रैप अराउंड द न्यूक्लियोप्लाज्मिन। ओके, ये भी एक तरह का हम कह सकते हैं कि प्रोटीन ही होता है, राइट। तो अब ये क्या हो रहा है, क्रोमेटिन जा रहा है, इट रैप अराउंड द न्यूक्लियोप्लाज्मिन। ओके, एंड गेट्स कर्ली से, जैसे हमारे कर्ल्स पड़ जाते हैं वैसे ही वो कर्ल्ड स्ट्रक्चर बना देता है हमारा, ऐसे स्पाइरल सा, ऐसे ऐसे सा, तो हमारा कर्ल्ड स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, ये जो कर्ल्ड स्ट्रक्चर है, इट इज गोइंग टू अटैच, ये ऐसे लटक जाता है, लमक जाता है उसके साथ, इट इज गोइंग टू अटैच विद, या फिर टू नॉन हिस्टोन क्रोमेटिन। ओके, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल प्रोटीन। ओके, क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, तो इस वे में जाकर जो हमारा हम कह रहे हैं हमने क्रोमेटिन बनाया, वो उस वे में जाकर हमारे जो क्रोमोसोम है उसके साथ पैक होगा। ओके, वेरी क्लियर, हमने बहुत सिंपल वे में, बहुत लेमन लैंग्वेज में हमने इसको कर लिया। तो अब इसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है, इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है। चलो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। इसमें से एक हम ये बना सकते हैं कि अब पहले ये भी कह सकते हैं कि what is the what is the length of DNA double helix? What is the length of DNA double helix? We have already studied it. अब आपके पास जो options है वो क्या है? It is 2.5 meter. So is it right? No, it is not right. अब हमें बोल दिया 2.5 मीटर पर बेस पेयर. Is it right now? No, it is again not right. Then 2.2 meter. Is it right now? Yes, 2.2 is going to be the correct answer. So it is very simple that what is the length of the DNA double helix. So it is very simple. We exactly know that 2.2 meter is going to be the length. Okay. Then it can also be asked like what are the set of positively charged basic protein
कॉल्ड एज ओके, ये भी उन्होंने पूछ लिया। अब इसका हमारे पास इसका ऑप्शन क्या है, हमें उन्होंने बोल दिया हिस्टोन, ये भी हमने ऑलरेडी वैसे स्टडी कर लिया है, तो यस हिस्टोन इज गोइंग टू बी द आंसर। हमें ऑप्शंस में क्या क्या दे सकते हैं, आरएनए, राइट, इट हिस्टिडीन कह सकते हैं, हमें हिस्टिडीन हो सकता है, तो क्या हिस्टिडीन होगा, हमें बहुत क्लियरली पता, हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है कि हिस्टिडीन इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर। इन सिमिलर मैनर हमें बोल सकते हैं कि हमारा डीएनए है जो वो होगा नहीं, सो वी नो दिस थिंग कि हिस्टोन इज गोइंग to be the answer of this question. Okay, so it can also be asked, like we have already studied about chromatin now, so it can also be asked like what are the thread what are the thread like stained structure, what are the thread like stained structure present in what are the thread-like stained structure present in the nucleus? ठीक है, अब इस न्यूक्लियस नोन एज, अब ये भी हमें पूछ सकते हैं कि what are the thread-like structure stained structure present in the nucleus is known as, तो this we also know। अब हमें ऑप्शंस में क्या बोल सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट, तो क्या हमें पता है क्या क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर आएगा, नो क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर नहीं आएगा। सेकेंडली इट कैन ऑल्सो बी लाइक क्रोमेटिड, क्या क्रोमेटेड इसका आंसर आएगा, अगेन नो, क्रोमेटेड भी इसका आंसर नहीं आएगा। क्रोमेटिन, क्या क्रोमेटिन इसका आंसर आएगा, यस वी नो दिस थिंग कि क्रोमेटिन क्या होता है, सो क्रोमेटिन इज गोइंग टू बी द आंसर। ओके, अब वो हमें कुछ भी पूछ सकता है, इस वे से हमें कुछ भी ऐसे कर सकते हैं बाय सिंपली चेंजिंग। हमें ऑलरेडी सबकी डेफिनेशंस पता है, हमें ऑलरेडी सबके हमें पता है कि कितना 2.2 मीटर होती है जो उसकी लेंथ होती है, या हमें ये भी पता है कि अगर हमें कोई ये पूछ ले कि a plus g upon t plus c it is going to be equal to what, we know this thing that it is going to be equal to 1। okay, and moreover अगर हमें इसी को चेंज करके कोई ये पूछ ले कि प्यूरीन अपॉन पिरामिडीन, right, purine upon pyrimidine is equal to what, we also know that in this case it is going to be equal to 1। okay, so I hope this is clear to you। okay, तो अब देखते हैं पोस्ट करके एक एमसीक्यू। तो सबसे पहले आपको हमारी ऑफिशियल साइट पर जाना है विच इज www.suksamaज.com। जब आप वहां पे हमारी ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो आप अपनी प्रोफाइल पर लॉग इन करने के बाद जब आप अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस विजिबल होंगे, दैट आर वॉल, क्वेश्चन, ई नोट्स, कैलकुलेशन एंड एमसीक्यू। जब आप एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको इस एंड पे पोस्ट एमसीक्यू का ऑप्शन शो करेगा। जब आप पोस्ट एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वॉल ओपन होगी in which there is a space provided for your question and for the options of that particular question। okay, तो आपने इस provided space में अपना question put किया, then comes a tag। tags are very important for your question because टैग से हमारा क्वेश्चन है जो वो उसको एक स्पेशल आइडेंटिटी मिल जाती है, उसकी रिकॉग्नाइजेशन होती है। लाइक इन दिस क्वेश्चन इट इज रिलेटेड टू डीएनए, सो मैंने डीएनए का टैग लगाया है। Then this question is related to biology and then zoology and then asked in NEET exam and in medical entrance exams। So in this way मैंने यहाँ पे tags लगाए हैं। Then हमारे पास there is a space provided for your options। तो मैंने यहाँ पे options के लिए space में उनके options put किए हैं। उसके बाद हमें पूछा गया कि what is the correct answer। तो हमने यहाँ पे देखना है कौन सा करेक्ट आंसर है। इन दिस केस लाइक ऑप्शन 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, तो हमने ऑप्शन 2 पे क्लिक किया। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होगा पोस्ट एमसीक्यू का। मुझे यहाँ पे अपडेट एमसीक्यू का इसलिए शो हो रहा है बिकॉज दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी पोस्टेड बाय मी एंड मैंने इसको एडिटेबल फॉर्म में ओपन किया हुआ है। ओके, सो इस वे में हमें यहाँ से पोस्ट एमसीक्यू का ऑप्शन शो होगा। जब हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया तो उसके बाद हमें हमारा क्वेश्चन कुछ इस वे में यहाँ पे विजिबल होगा। ओके, तो जब हम यहाँ पे इसको क्लिक करके ऐसे भी देख सकते हैं दिस इज आवर क्वेश्चन, these are the views, these are the options and the correct answer is B। okay, तो बाकी के भी कौन से कमेंट्स आए हैं, क्या कमेंट्स आए हैं, वो सब कुछ भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो अब इसको पोस्ट करने से हमें मिलेगा क्या, हमें हमारा एमसीक्यू पोस्ट करने से जब हम बियॉन्ड नोइंग में जाकर अपने पॉइंट टेबल पे जाएंगे तो हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमें अपने क्वेश्चन पोस्टिंग के, हमें एमसीक्यू पोस्ट के 10 पॉइंट्स मिले हैं। Why these points are important? Because
व्हेन जब हमारा वीकली जो रिजल्ट क्राइटेरिया है, हमारा वीकली रिजल्ट कैलकुलेट होता है, वो ऑल्टरनेट बेसिस पे होता है. समटाइम्स इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स एंड समटाइम इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ एंड रैंडम. सो इन दिस केस अगर हमारे वीकली क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पॉइंट्स के बेसिस पे रिजल्ट काउंट होगा, तो हम अपने पॉइंट्स को इंक्रीज करके हम इजीली विन कर सकते हैं. दिस गिव्स चांस टू द न्यू कमर्स. इससे न्यू कमर्स के पास एक चांस हो जाता है विन करने का इन दिस पर्टिकुलर गेम बाय द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स. ओके, so you can increase your points by various options, by posting a MCQ, by clapping, by commenting, okay, by commenting on the question or by clapping on the question. All this is provided under this. Okay, you can read through this. Okay, तो guys मेरे लेक्चर के बाद शुरू होता है आपका काम. रिवाइज द टॉपिक एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन. एंड आपकी प्रैक्टिस को और आसान एंड इंटरेस्टेड बनाने के लिए सुखसमाज ब्रॉट यू अ सेल्फ लर्निंग गेम बियॉन्ड डूइंग. इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी सेल्फ स्टडी को और बेहतर कर सकते हैं. इस गेम की खास बात यह है कि आपको यहाँ एक सेल्फ मेड एमसीक्यू, एक आंसर पोस्ट एंड कुछ रीड्स और क्विज प्ले करनी होती है, जो कि आपकी एवरीडे लर्निंग डोज को पूरा कर देती है. Okay guys, we'll end up our today's session over here. To get my question and notes, follow me on Sukhsamaj. This will allow me to see your version of questions over there. Get my profile link in description. जैसे कि मैं बता दूं कि joining Sukhsamaj is completely free. और अगर आप अपनी सेल्फ लर्निंग को गेमिफाइड वे में करना चाहते हो, अपने पॉइंट्स का एडवांटेज लेना चाहते हो एंड विनर बनना चाहते हो, देन सब्सक्राइब बियॉन्ड नोइंग. सो बिगिन योर सोशल मीडिया लर्निंग एक्सपीरियंस टुडे एंड अपनी डेली लर्निंग को गेमिफाइड वे में करने के लिए participate in Beyond Knowing game using my referral code, that is TAMA26034, to play games under my group and to get maximum discount. Thank you.